अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। तकरीर और तहरीर एक चीज़ है मगर ताबीर दूसरी चीज़। यहाँ मसला ख्वाबों का नहीं है, कौम 1.5-2 साल से सब ख्वाब देख रही है। यहाँ मामला फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस ताबीर का है कि जहाँ तब्दीली ने वकूअ पजीर होना था। और मखमसा ये नहीं कि हुकूमत चल नहीं रही, मुअम्मा ये है कि अभी भी सुनहरे ख्वाब बेचे जा रहे हैं। कोई फिक्र ना करें, मुश्किल वक्त से गुजर गए हैं। ज्यादा मुश्किल वक्त तो 2019 सबसे मुश्किल वक्त था। अब इंशाल्लाह आपके सामने अच्छा वक्त आएगा। महंगाई के ऊपर हम काबू पा गए हैं, इंशाल्लाह चीजें नीचे आएंगी। फी लीटर पेट्रोल पर 39 रुपए टैक्स वसूल करने वाली सरकार पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर कमी करके समझ रही है कि महंगाई नीचे आ गई है, मगर ऑपोजिशन का मुद्दा ताहाल महंगाई और बदहाल इकोनॉमी ही है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हो। हमें इस हुकूमत से जान छुड़ानी हो। कौन पैसा कमा रहा है ये से महंगाई के ऊपर जो है? कौन लोगों को भूख से और कैद से में मुब्तला करके पैसा कमा रहा है? कौन माफियाज उनको लूट रहे हैं? कौन लोग जो है हुकूमत की छतरी के नीचे बैठ के जो है अरबों रुपए बना रहे हैं, अरबों रुपए। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उस तेजी से महंगाई में इजाफा नहीं हुआ है। मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी का हक छीन लिया है। अगर इकोनॉमी के शोबे में दाखिली और खारजी सतह पर कोई मुमासलत है तो वो है कि मार्केट्स का क्रैश होना दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट से 170 अरब डूब गए, मगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 30% कमी के बावजूद पाकिस्तान में तेल के नर्ख सिर्फ 5 रुपए कम हुए हैं। और अब तो हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20% कमी चाह रही है और इसका बाकायदा मुतालबा भी कर रही है। ताज्जुब ये भी कि जब इकॉनमी संभल गई है बकौल वजीर आजम, तो फिर डॉलर की उड़ान और सोने की उठान क्यों दिखाई दे रही है अभी भी? जब महंगाई में कमी आई है तो फिर बिजली और गैस के बिलों में ये रिलीफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर इकॉनमी वाकई संभल गई है तो फिर तो 2 लाख तनख्वाह पर अब वजीर आजम का गुजारा भी हो जाना चाहिए बड़े आराम से। बिजली के 1900 अरब के गर्दिशी कर्जे, पेट्रोलियम लेवी में 106% के इजाफे का भी सदेबाब हो गया होगा। और आटे और चीनी की कीमतों में जो है जितना भी हमने इंक्रीज देखा था वो भी अब इवेंचुअली क्या भी वापस हो जाना चाहिए इन मैटर ऑफ डेज और वीक्स। और इन बहरान के जिम्मेदार भी कटहरे में ही होने चाहिए। बहरहाल उस हवाले से भी तारीखें बताई जा रही हैं। ये ऑपोजिशन की तनकीद, ये हुकूमती इत्तेहादियों की ऑपोजिशन से मुलाकातें और ये नए इंतखाबात के मुतालबात बस क्या फकत सियासत है? फैसला करें कि मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन दें। मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे सामने हैं, नया इलेक्शंस भी है, इन हाउस चेंज भी है। हम किसी दरवाजा को बंद करने को तैयार नहीं। सब कुछ संभला है, बस अगर नहीं संभला तो वो करप्ट अफराद के खिलाफ एहतसाबी बयानियां है कि जिन बड़ों के एहतसाब के बगैर तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। इस टब्बर को तो जेल से निकाल कर लंदन रवानगी का परवाना भी आप ही की सरकार ने अता किया। और जिस नैब ने करप्शन के खिलाफ जिहाद करना था उसे ऑपोजिशन सियासी इंतकाम का हरबा करार दे रही है। अब नैब के नए कानून के जरिए क्या तब्दीली रूनुमा होगी और इसकी ताबीर जानने के लिए कौम को अभी इंतजार ही करना होगा। लेकिन ताहाल जो एक्सटर्नली और इंटरनेशनली हम तब्दीलियां देख रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह ट्रांसलेट होंगी और आज के बड़े बड़े वादे वजीर आजम के क्या इनसे आस लगा ली जाए? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। हमारे साथ फरूख सलीम साहब मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ के अंदर, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंसाइट और एनालिसिस देते हैं। हमारे साथ दलीप अब्बास साहिबा मौजूद होंगी, तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असेंबली हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। आज ऐवान के अंदर भी आटा चीनी बहरान के ऊपर जो तफ्तीश हुई है और जो रिपोर्ट्स हैं उनका तस्करा एक बार फिर हुआ और ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर साहब का यह कहना था कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, क्योंकि हमें बार बार काबीना के सीनियर वुज़रा भी कहते हैं बशमूल असद उमर साहब के सजा दी जाएगी और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और आज वजीर आजम ने खुद भी ये बात की कि छोड़ूंगा नहीं,
मुकम्मल तफ्तीश सामने आ जाए, उनने मजीद और सवाल पूछे हैं जिसके ऊपर वो क्लैरिटी चाहते हैं, और फिर कह रहे हैं कि इसके ऊपर उनका आज फिर ये कहना था कि वादा करता हूं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, रिपोर्ट आने वाली है, सबको सजाएं मिलेंगी। जुबैर साहब, आपसे आगाज करूंगी, मुझे बताइए ये रिपोर्ट इतनी अहमियत की हामिल क्यों हो गई है? नहीं, अहमियत तो है इसकी, जाहिर है तकरीबन 50-60 बिलियन रुपए अवाम की जेबों से किया है, लूटा किया है अवाम को, तो और किसकी जेबों में किया है, ये बड़ा अहम सवाल है। और इससे रिलेटेड भी बहुत से चीज़ें हैं जो अहम सवालात हैं कि जी चीनी का मिसाल के तौर पर कि अगर एक्सपोर्ट जारी थी और वहाँ बहरान चल रहा था और कीमतें बढ़ रही थी, तो क्यों हुकूमत को ईसीसी को फरवरी की 11 तारीख को ख्याल आया कि एक्सपोर्ट को रोका जाए, और किसने पिछले 2-3 महीने में, उससे पीछे 2-3 महीने में एक्सपोर्ट करते रहे। फिर फैसला साजी पर इश्यूज हैं, फिर सप्लाई साइड पर इशू है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर इशू है, किसके जो हम कहते हैं स्टॉक पोजीशन बता दें, सबकी बताएं। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जहांगीर तरीन की या खुसरो बख्तियार की बताएं, सबकी बताएं और पता चल जाएगा क्या है। सो सवालात तो हैं, और ये सवालात का महर आप मुझे ये बताएं कि जनवरी में ये बहरान हुआ, एक हफ्ता अगर एक कमेटी बैठती है तो उसको एक हफ्ते से ज्यादा लगेगा। जब FIA को कहा गया फरवरी के पहले हफ्ते में, मेरा ख्याल है उन्होंने रिपोर्ट दी और काबीना ने कहा कि इसको ठीक करके मार्च में दें। भाई आप क्यों कह रहे हैं मार्च में दें? आप तो ये कहें जल्द से जल्द दें। उसी से पता चल गया था कि मार्च का मतलब ये था कि ये भूल गए। आदम एतमाद है जिसकी वजह से आपको लग रहा है पार्लियामानी कमेटी बननी चाहिए। अब देखे ना, असल में मसला ये है कि इमरान खान का नैरेटिव था सारा ये करप्शन के खिलाफ, मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कैपेसिटी, वो सारी भरपूर अंदाज में सामने आएंगी तो शर्मिंदगी तो होगी। अब जब वो कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी कहते हैं वो माफियाज हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हमारे वजीर जो है वो काम नहीं करते, अगर रेलवे तर्ज की कुछ तफ्तीश हुई और छोटे मोटे हेड्स अगर रोल होए, जिस तरह के शेख रशीद साहब बार बार कर देते हैं हर एक्सीडेंट के बाद, लोअर लेवल स्टाफ को आके रख देते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? यू एक्सपेक्ट सम बिग विग्स नाउ इन द कैबिनेट टू गो। देखो ना, एक तरफ तो वो इमरान खान खुद क्रिकेटिंग टर्म्स में ये कहते हैं कप्तान, द बक स्टॉप्स एट कप्तान, तो यहां क्यों नहीं कप्तान? You want some big heads to roll, ना? बड़े नाम चाहिए आप। बिल्कुल नाम चाहिए। Move on to अंदलीब साहिबा। Not unlike, एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर दूं, not unlike जब मेडिसिन की प्राइसेस का स्कैम आया, उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैम था इनकी हुकूमत का, करप्शन की मैसिव करप्शन की गई, तो उनको वजीर साहब को हटाया गया और सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का। मतलब इस किस्म के हमें हेड रोल होते हुए नहीं देखने, हमें सजा मिलते हुए देखने। अच्छा, और ये बिफोर आई मूव ऑन टू हर, हफीज शेख और रज़ाक दाऊद से इख्तलाफात के बायस खबर आ रही है कि चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड जुबैर गिलानी जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं। यही वजूहात थी जिसकी वजह से हारून शरीफ भी गए थे। कोई भी नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा, कोई भी नहीं टिकेगा। भाई जब पोस्टर बॉय असद उमर जिन्होंने प्लान बनाया, जिन्होंने नया पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर करनी थी, जब उनको नहीं छोड़ा गया तो फिर कौन बच सकता है? सो इंटेंस लेग पुलिंग है अंदर, इंटेंस है। आप वो देख लेना, आपने खुद इंटरव्यू किया था कि ईसीसी जो सबसे इंपॉर्टेंट फोरम है, ये जिसमें ये सारे सवालों के जवाब आने चाहिए शुगर के हवाले से, और वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉम्पिटेंट, लेट मी से, सबसे कॉम्पिटेंट मिनिस्टर जो है वो अटेंड नहीं करते। तो अगर सबसे कॉम्पिटेंट मिनिस्टर अटेंड नहीं करते, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लिवियस ऑफ दैट फैक्ट, तो ये हुकूमत है क्या? मगर बाहर हाउ टू बी फेयर, उन्होंने मेरे शो पे असद उमर ने ये भी कहा था, बट एक मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं हर फैसला जो अंदर होता है, और जो मैं इख्तिलाफ करता हूं मैं काबीना के अंदर उसको टेक ऑन करता हूं। इट इज नॉट अबाउट टेकिंग कि जी मैं इस फैसलों के साथ, देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर हिज फीडबैक, फॉर हिज डिस्प्यूट्स, फॉर चैलेंजिंग सर्टेन डिसीजंस ऑन दैट। आई एग्री विद यू। मगर एक और इंटरेस्टिंग अंदलीब साहिबा इंटरव्यू जो इसके बाद मैंने लिया वो जहांगीर खान तरीन साहब का था, और वो उन्होंने क्या कहा, जिस लेग पुलिंग का, इंटेंस लेग पुलिंग का जिक्र जुबैर साहब कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी का इतराफ किया कि सबसे बड़ा मसला ही हमारा क्या है। मुलाहिजा कीजिए आपके अंदर जो हम देख रहे हैं धड़े बन रहे हैं। फवाद चौधरी खतूत लिख रहे हैं वजीर आजम को बुज़दार साहब के खिलाफ, कारकर्दगी के खिलाफ, टू द पॉइंट वेयर आप देखते हैं कि एक इन फाइटिंग एक वफाकी लेवल के ऊपर भी शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल का केस देख लीजिए ना, पीपल्स पार्टी ना PMLN ना अपोजिशन ने किसी ने कोई तनकीद की नहीं, आपस में लड़े जा रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, वो झूठा है, उसने मेरे साथ ये किया, हुई थी गुफ्तो शनीद। आई मीन इट इज अ सर्कस। So do you see in Punjab, अगर इसको माइक्रो लेवल के ऊपर लिखे हैं आने वाले दिनों में, do you see कि if he doesn't improve, if Buzdar doesn't get his act straight, they can be a forward group, और PMLN तो इस हवाले से वैसी बात कर रही है। देखें, ये बहुत दुख की बात है कि हमारी पार्टी के अंदर डिवीजन है, यही फैक्ट है। अगर मैं आपके सामने बैठ के कह दूँ नहीं है फैक्ट, तो आप भी नहीं मानेगी, अवाम भी नहीं मानेगी। देयर आर डिविजन्स व्हिच शुडंट बी, वी आर नॉट वन यूनिफाइड टीम।
اور یونیفائڈ ٹیم اگر نہ ہو تو کوئی بھی ملک چلانا، کمپنی چلانا، کوئی چیز چلانا جو ہے مشکل ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ میں مداخلت کی ہی وجہ سے اور کیونکہ امپاور نہیں کیا تھا، ہارون شریف بھی گھر چلے گئے. اینڈ اینی بڈی ہو نوز ہم پروفیشنلی نوز کہ قابل آدمی ہے، ویل کنیکٹڈ ہے، بیسٹ مین فار دا جاب. بہرحال زبیر گیلانی آئے اور انہی دکھڑوں کی وجہ سے وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں. اینڈ دین یو ہیو ترین صاحب's ویلیڈیشن آن نیشنل ٹیلی ویژن. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے 20 منٹ ان کو دیے ہیں اور بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، مجھے بھی دیں گی. آپ تو میں نے ابھی آپ کو انٹرپٹ کیا، اب آپ بولیں. میں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں نا، کیونکہ اچھا پہلی بات تو یہ بحران کی بات ہوئی، رپورٹ کی بات ہوئی، میں بالکل ان سے اگری کرتی ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد رپورٹ آنی چاہیے، بیکاز یہ تو ایویڈنس ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں فاروق صاحب، سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب خاقان عباسی کے زمانے میں 17,000 ٹن کی گندم کا اسکینڈل ہوا، اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. پیٹرول کے 2 دفعہ شارٹیجز کے اسکینڈل ہوئے، اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رپورٹ آنی چاہیے. رپورٹ آئے گی، ڈیفینیٹلی شیئر ہوگی. اور آج میں اسمبلی میں تھی، بالکل شاہ صاحب نے کہا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، ضرور بنائیں. رپورٹ آ جاتی ہے، آپ اس میں پڑھیں. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس میں کمی بیشی ہے، آپ پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائیں، سب کچھ بنائیں، ہم تیار ہیں. جی شاہ صاحب نے کہا ابھی فوری ضرورت نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی کی. میں وہاں تھی، ان کے میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کو بتا رہی. انہوں نے کہا کہ ابھی رپورٹ آنے دیں، رپورٹ آپ پڑھ لیں، رپورٹ پڑھنے میں آپ کو لگے کہ کمی بیشی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائیں، اور بھی رپورٹ آپ نے لینی ہے اور بھی لیں. یہ اس طرح سے بات ہوئی تھی. نمبر 1 تو یہ بالکل جس بیک گراؤنڈ سے یہ آ رہے ہیں، جس میں روز کھربوں روپے کا ایک کرپشن کا اسکینڈل آتا تھا. تو چلیں اب تو صرف کہ خان صاحب نے یہ الفاظ کیوں کہے اور وہ کیا، آج کل تو صرف یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا. تو جب روز کھربوں روپے کا آتا تھا اور کوئی انکوائری نہیں ہوتی تھی، تو یہی سے ایبسولوٹلی رائٹ، اگری ود ہم. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی پارٹی کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں، تو ہارون شریف صاحب اور جب اسد عمر صاحب تھے، میں پروگراموں میں آپ کے آتی رہی ہوں، اور آپ یہ دکھا دکھا کے کہ انویسٹمنٹ دیکھیں نیچے گئی، کچھ نہیں ہوا، یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، اسد عمر کچھ نہیں کر رہا. ہارون، یہ سارے پروگراموں میں آپ نے جتنا اسد عمر اور انویسٹمنٹ، یہ سارے جتنا انویسٹمنٹ جو سے تو نہیں ہلی، فلانا نہیں ہوا، فیل ہو گئی، ان کے اوپر، ہارون بیچارے کے اوپر بھی یہ کہتے تھے. آج وہ زبیر گیلانی بھی اور کل کوئی اور آئے گا وہ بھی ہو جائے گا. That's not the reason they left. What I'm talking about is something different. میں کہہ رہی ہوں کہ اگلے 40 منٹ بھی انہوں نے یہی کہنا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں. میں جو بات کر رہی ہوں، میں کامنٹ کروں گی آن واٹ ہی از سیئنگ. جہانگیر ترین، جب ہماری پارٹی کے اندر، اور ہماری پارٹی بالکل، میں آپ سب سے بڑا اگزامپل ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر ہے. اینڈ جو مرضی ہو جائے لوگ بولتے ہیں، اور لوگ اپنے اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگ خط بھی لکھتے ہیں، اور لوگ پبلک بھی اس کو کرتے ہیں. اور جب وہ بہت زیادہ ہو جائے تو obviously پھر وہ انڈسپلن بھی ہوتا ہے. So where does the indiscipline start, or where does difference of opinion starts, which is part of democracy and a culture where the youngest guy in our party is can get up and say کہ جی میں اپنی منسٹری میں یہ کروں گا، اور وہ کر لیتا ہے. یہ کلچر ہے. ہاں there are improvements which are required, بٹ ہر پارٹی کے اندر جب آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کو چیلنج کر کے آتے ہیں، اور آپ ہر قسم کے بندے کو لے کے آتے ہیں بیچ میں، اس میں ایک یونٹی اور اس میں اختلاف رائے کو ایک پوائنٹ پہ لانے میں ٹائم لگتا ہے. آئی وڈ رادر ہیو جہاں آپ کھڑے ہیں اور سارے جو آپ کے لیڈر باہر بھاگ گئے ہیں، ایک باہر بھاگ گیا، دوسرا بھاگ گیا، تیسری منتیں کریم. آپ کے پروگرام میں انہوں نے مانا کہ شی از کوائٹ، مریم از کوائٹ، بیکاز اس کو ڈر ہے کہ وہ جیل چلی جائے گی. آپ کے پروگرام میں انہوں نے مانا. He has admitted in the program. I have still not understood کہ وہ گئے کیوں ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی چیئر. آج تو عوام سر خبر یہ ویری مچ لائک وائی ہارون شریف جینوئنلی میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں بھی جینوئنلی یہ کہنا چاہتی ہوں. اب میں وہی لاجک دوں گی کہ مطلب ان کو نکالنا ہے. آپ 30 سال ایک بندے کو رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا سمدھی ہے، میسز اپ دی اکانومی. مفتاح اسماعیل نے کہا اس حادثہ میں بیڑا گرک کر دیا، لیکن آپ نے نکالا نہیں ان کو. ہم بڑے اوپن ہیں، جو پرفارم کرے گا چاہے رشتہ دار ہو نہ ہو وہ رہے گا، جس سے جانا ہے وہ نہیں کیا تھا.
मेरा ख्याल है दिस इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू द क्लेम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज सेइंग कि इन्वेस्टमेंट नहीं मैं आपको बताऊं मसला क्या है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की फिगर्स देखिए ना, इन्वेस्टमेंट की फिगर्स देखिए, डॉक्टर साहब भी बता दें। लैक ऑफ जब हारून शरीफ थे तो इन्होंने ये कहा कि जी वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट बढ़ ही नहीं रही। अब कहते हैं जी वो बेचारा चला गया, वो तो बहुत अच्छा था, बहुत कॉम्पिटेंट था। पूछें। चलो पूछने से पहले मैं आपके पास आऊंगी। फरोख सलीम साहब, मुझे एक बताइए कि बैन अवी मार्केट में तेल के नरखों में जो गिरावट आई है, ऑन ऑल टाइम हाई ये गिरावट हुई है, बहुत बड़ी, आई मीन 90s ऑनवर्ड्स, ये कहा जाए कि एक इनको भी तोहफा मिला है। क्या ये ट्रांसलेट होगा आवाम के लिए? आज वजीर आज़म ने फिर बहुत बड़े क्लेम्स किए हैं। देखिए, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि खुदा चाहता है कि पीटीआई की आई की कुछ मदद करे। देखना यह है कि क्या पीटीआई अपनी मदद करना चाहती है या नहीं। देखिए, इतना बड़ा खुदा का तोहफा, यानी हम 5 लाख और 56,000 बैरल रोजाना का तेल इस्तेमाल करते हैं, अगर $20 $25 गिरता है तो $5 अरब का तोहफा बनता है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं, जनवरी में $70-71 का बैरल चल रहा था और आज लो मैंने देखा है $30 का, फिर $35 सिंगापुर में जाके वो बंद हुआ। आप सोचिए कि कितना बड़ा तोहफा मिल रहा है। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है कि महंगाई नीचे लाई जा सकती है, बिजली जिस कॉस्ट पे हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट नीचे आ सकती है, ट्रेड डेफिसिट नीचे आएगा, करंट डेफिसिट नीचे आएगा। इतने बेशुमार फायदे होंगे अगर हुकूमत डिसाइड कर दे कि उसने IMF को खुश रखना है या 21 करोड़ पाकिस्तानियों को खुश रखना है। देखिए, तारीख ये रही है पीपल्स पार्टी की भी, PMLN की भी और PTI की भी, कि जब आलमी मंडियों में तेल की कीमत गिरती है तो 25% उसका फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाता है और 75% अपने पास रखा जाता है। अभी ये लास्ट टाइम भी आपने देखा कि 27% मार्केट गिरी थी, हमारे यहाँ ₹5 पेट्रोल की कीमत में कम, तो 25% बेनिफिट आवाम को मुंतकिल कर दिया गया, 75% हुकूमत ने अपने पास तो रखा। अभी क्या ₹20 कीमत हमें कम? देखिए, अब गुंजाइश है हुकूमत के पास 25 से ₹30 फी लीटर कम करने की। अच्छा, गुंजाइश है। अच्छा, एक सेकंड, दिस इज आफ्टर वो अपना एक चंक रख लें? नहीं, दिस इज अगर पूरा पास ऑन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम पूरा पास ऑन कर, पूरा पास ऑन कर दें। मगर यू नो दैट्स नॉट मैं तो कह चुका हूं कि वो 25% करती है। ये हमेशा मौकफ होता था, ये अपनी जेबें लाइन कर रहे हैं आवाम को ना। ये अब प्रॉब्लम क्या है इस हुकूमत का? देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में तो 1100 अरब का सर्कुलर डेट था गर्दिशी कर, आज वो 1900 अरब का है। अब हुकूमत ये चाहेगी कि ये जो तेल की कीमतें नीचे आई हैं उससे प्रॉफिट अपने पास रख ले और ताकि वहां पे कोई एडजस्टमेंट हो जाए। एक नया गर्दिशी करदा जो पिछले कुछ हफ्तों में खड़ा हो रहा है, जिसकी बात नहीं की जाती, वो LNG की मद में है। वो कोई 150 अरब पे पहुंच चुका है। कुछ कोशिश ये की जाएगी जी कतर गैस जो हमें सस्ती मिलेगी, अब बिकॉज आलमी मंडियां गिरी हैं तो उस LNG के गर्दिशी करदे को एडजस्ट कर लिया जाए। फिर ये का बहुत बुरी बात है, करना नहीं चाहिए। अगर आप एक घर मैनेज कर रहे होते तो आप ना करते कि चलो अगर आज बोनस मिल गया एंड ऑफ द ईयर। अव्वल तो आइडियल ये था कि वो बढ़ना ही नहीं चाहिए था। वो तो आइडियल सिचुएशन 1100 से 1900 पे नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और वो नाएली मिसमैनेजमेंट की वजह से आया। अच्छा, आप सोचिए कि पूरी बात करें, ये वो जिन है जो PPP ने भी नहीं काबू किया, इन्होंने भी नहीं किया और इन्होंने भी। अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीज बहुत, ये प्रॉब्लम, रेट ऑफ इंक्रीज ये आपकी हमारा 1100 हुआ 5 साल में, इनका 1.5 साल में 800। देखिए, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऑयल की कंसेशंस आपको इंटरनेशनल मार्केट से बहुत मिली थी, 400 अरब पास ऑन की गई थी, पास ऑन नहीं की गई थी, आपने कमाया था 400 अरब। महर, अब देखिए आप कीमत देखिए ना पाकिस्तानी अवाम के लिए, ₹100 का हम छोड़ के गए थे ₹71। सर, आपके दौर में 50% कीमतें कम हुई थी, उसको इस तरह से देखे ना, $71 था और ₹100 कीमत थी पाकिस्तानी अवाम के लिए। अब $30 है और $117 या $112। That's the difference। देखिए मेहर, 21 करोड़ पाकिस्तानियों को टीके लग रहे हैं, राइट। गंदुम की मद में आप सिर्फ देख लें, हम 20 लाख टन गंदुम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं महाना। अगर ₹20 उसकी कीमत बढ़ती है तो 40 अरब रुपए का टीका लगता है आपको और मुझे। तो आपकी और मेरी जेब से 40 अरब निकल गया। अब जाहिर है अगर आपकी मेरी जेब से निकला है तो किसी की जेब में गया भी होगा। चीनी हम कोई 4.5 लाख टन हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम खपत कर रहे हैं महीने भर की। अगर ₹20 किलो बढ़ती है तो 8 अरब रुपए का टीका लगता है। आप 70 साल की तारीख खोल के देख लीजिए, किसी रिपोर्ट का नतीजा नहीं निकला। एक वक्फा ले लूं मैं, फिर मुझे बताइए। आप पार्लियामेंट्री पार्टीज बना दें, कमिटीज बना दें, नतीजा 0 निकलेगा इनका। यू थिंक सो? आई एम कन्विंस्ड 70 साल नतीजा लाएंगे। और बिकॉज मुझे लगता है वैसे फरूख साहब बार बार क्योंकि ये बात कर रहे हैं ना, वरना चुप कर जाते। मैं आपको वजह बता देता हूं, मैं आपको वजह। चलिए एक वक्फे के बाद मुझे इसकी वजह बताइएगा। आपसे वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, न्यूज़ आए।
डॉलर की ऊंची उड़ान और बैन अवी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में कमी, मगर डॉलर फिर भी ₹2.17 महंगा, स्टॉक मार्केट भी क्रैश। ये डॉलर को एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर मुकम्मल कर लें फारूक सलीम साहब बात, दिलीप साहब भी इसका जवाब देंगे। आप कह रहे थे कि बाय द वे आपको ये भी नहीं तवक्को कि ये लोग भी ये इन्वेस्टिगेशन अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं करेंगे। प्रॉब्लम मेहर इज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, आपने बीमारी का इलाज करना है या बीमारी की अलामात को दबाना है, ये हुकूमत ने फैसला करना। पीएमएलएन भी बीमारी के अलामात को दबाया करती थी, पीटीआई भी वही काम कर रही। देखिए गंदम की मार्केट में गंदम की कीमत हुकूमत खुद सेट करती है। हुकूमत कोटा देती है निजी आटे की मिलों को, आपको इतना कोटा दिया जाएगा। ये पॉलिसी गलत है। हुकूमत कहे कि प्राइवेट सेक्टर ले ले गंदम, जब तक ये हुकूमत मैनेज करती रहेगी इसको, तो पीएमएलएन के दौरान भी बहरान आया करते थे, लोग माल बनाया करते थे, पीपल्स पार्टी के दौरान भी बहरान आया करते थे, चीनी में भी आया करते थे, गंदम में भी आया करते। तो बीमारी ये है कि हुकूमत इन मार्केट्स को कंट्रोल करती है। 90 से 95% गन्ने की कीमत खुद फिक्स करती है। जब तक ये हुकूमत तो बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो महंगाई बढ़ी है ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी की एक अलामत है। ठीक है। बीमारी इज हुकूमती पॉलिसी। तो या तो हमारी पीटीआई की हुकूमत ये कहे कि हम गंदम की कीमत नहीं फिक्स करेंगे, हम गन्ने की कीमत नहीं फिक्स करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर करेगी। और प्राइवेट सेक्टर आप यकीन कर लीजिए जिस दिन ये इस पॉलिसी को अगर अपना लिया जाए, इस मुल्क में कभी भी चीनी की किल्लत नहीं होगी, इस मुल्क में कभी भी गंदम की किल्लत नहीं होगी। जैसे ही किल्लत होने लगेगी, इतने बड़े व्यापारी कराची में बैठे हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। यानी कि पाकिस्तान की गंदम दुनिया में सबसे महंगी तरीन गंदम है। और ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बड़े फैसले नहीं होते। नो रॉकेट साइंस, सियासी क्रॉप है, दिस इज अ पॉलिटिकल क्रॉप। आप इस सियासी क्रॉप का जिक्र बार बार माफियाज के नाम पे करते हैं। एक एनआरओ सियासी इस्तिलाह है, और ये जो सियासी क्रॉप का ये जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जबान में माफिया है। 1.5 साल में कोई एक बड़ा माफिया आपने कुचला हो? जो सबसे बड़ा माफिया था, जिसके ऊपर एक कोर्ट की जजमेंट आई है, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर पता ना मारियो पुजो को, आपने सारा उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, he starts with the quotation कि behind every big fortune there's a crime, मारियो पुजो, और उसके नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि क्या आता है। all of Pakistan's problem is Nawaz Sharif. No, behind Pakistan's all problem are the two political parties जिन्होंने 30 साल में पाकिस्तान को इस दहज पे लेके आए हैं। अगर आपने आप सही कह रही हैं, मैं इनसे एग्री करती हूँ, मैं नहीं कोई इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये इनकी लॉजिक सही है। 25 रुपये आपको हुआ, 25 रुपये आप 20 रुपये दे दें आप, लेकिन आपके ऊपर सिर्फ सूद की मद में 37 अरब डॉलर ना हो जो कि आपको जहेज में मिले हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा ना हो, मैं कमा रही हूँ 5 करोड़ मैंने कर्जा वापस करना है, तो मैं तो सारे रिलीफ पास कर दूंगी ना। अगर 5,000 कमा रही हूँ, 5,000 मेरे पास एक्सपेंस है, कर्जा कोई नहीं है, कहना है अस्यूम कि ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की गिरी हैं, कहना है अस्यूम कि आपकी हुकूमत ने फैसला किया है कि ये मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसका सारा रिलीफ अवाम के ऊपर। वरना आज वो इतने बड़े दावे ना कर रहे होते वजीर आजम के, ना बिजली ना गैस, किसी चीज की कीमतों में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी करेंगे। अब इंक्लूडिंग काफली तो ऑफकोर्स पेट्रोल की भी चाह रही है। सो ये पूरा आप पास ऑन करेंगे अब अवाम को, अनलाइक पीएमएलएन। देखिए मैं तो इज दैट अ पॉलिसी डिसीजन? वरना कहां से पैसे लाएंगे, कहां से करेंगे? नो मैं लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट एंड आई मे बी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना मकरूज और दबा हुआ मुल्क जिसने कि 100 बिलियन अब वापस करना है, वो इस तरह से जो उसके पास आए दे दे। हाँ, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना, या तो फिर आप आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट, उनका मुआहदा पूरा कर लें, या तो फिर आप ये रिलीफ पास ऑन कर दें। बट आई मीन इतना आसान तो नहीं है। आईएमएफ का मुआहदा तो एक है, वो भी वापस करना है, और जो पिछले सारे मुआहदे हैं उनको भी वापस करना है। आईएमएफ का मुआहदा तो 6.5 बिलियन का है, तो जो बाकी 94 बिलियन है, टारगेट्स भी सेट है ना, कहां से वापस करने हैं? क्योंकि अगर वो वापस ना किए तो फिर आप वापस आईसीयू में चले जाएंगे, आईसीयू में मिले। हाँ। और आईसीयू से निकाल के यहाँ से लेके आए। एक फिक्र 6 बिलियन डॉलर हमें आईएमएफ दे रहा है 3 सालों में। आज के दिन में $5 बिलियन का तोहफा मिला है हुकूमत को। ठीक है। सो क्या आई मीन व्हाट आर यू सजेस्टिंग कि आईएमएफ को कट द कोड?
What are you suggesting? Cut the cord. Okay. pass on the benefit. आप उतने डिपेंडेंट नहीं है तो रेवेन्यू टारगेट जो नहीं मिल रहे उधर क्या करेंगे? वो भी तो हमारे मत्थे में लगते हैं आके. अंजलीब साहिबा ने खुद एग्री किया है कि शी इज नो इकोनॉमिस्ट. आई थिंक शी मिक्सेस अप टू डिफरेंट थिंग्स. जब आप रेवेन्यू टारगेट की बात करते हैं उसका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है. वो 94 बिलियन डॉलर का कोई ताल्लुक नहीं है. सुन लें जो आपका जो एक रुपए का डब्बा होता है जिसमें आपका रेवेन्यू आता है और आपके अखराजात आते हैं, वो आपके कंट्रोल में. पिछले साल जब इन्होंने साल खत्म किया था तो पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है 40 साल तो मैंने देखा है 8.9% फिस्कल डेफिसिट कभी भी नहीं हुआ था, और वो बिल्कुल नाअहली की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से. उसके बावजूद इन्होंने जो रेवेन्यू टारगेट रखे 5.5 ट्रिलियन, आप उस दिन के कोई रिपोर्ट उठा के देख लें, इंडिपेंडेंट डॉक्टर साहब ने भी बोला होगा, हमने भी बोला था, इट्स नॉट जस्ट अनरियलिस्टिक, यू आर गेटिंग इनटू दैट ट्रैप कि जहां आप एक्सपेंडिचर उसी के हिसाब से रखते हैं कि 5.5 ट्रिलियन आपका रेवेन्यू होगा, इसलिए हम अखराजात इतने कर सकते हैं. अखराजात तो आप उससे भी ज्यादा करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ता है. तो इसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? ये जो कह रही है ना कर्जे, तो जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतने ज्यादा आप कर्जे लेते हैं. जब हमने छोड़ा था 2200 बिलियन के फिस्कल डेफिसिट था और आप कर्जे उसी के हिसाब से ले रहे थे. इन्होंने पहले साल माशाल्लाह 3200 पहुंचा दिया. इस साल 4000 बिलियन से ज्यादा होंगे. इसका ना पिछले कर्जों से ताल्लुक है ना इस वक्त से ताल्लुक है. इन्होंने ही रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इन्होंने ही अखराजात करने. दूसरी बात तो है ना, दूसरी बात ये कर रहे थे जनवरी में जब 14.5% इन्फ्लेशन थी और तबाह बर्बाद हो गए और होते चले जा रहे, डबल डिजिट इन्फ्लेशन बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में आई है, वो सारा किसका कसूर था? PMLN का. फरवरी के महीने में 14.5% गिर के 12.5% आ गया. ये किसका कमाल है? ये हमारी हुकूमत ने किया. तो भाई जब आपकी हुकूमत मैनेज कर सकती है और इन्फ्लेशन को 14.5 से 12.5, जो अभी भी बहुत तबाहकुन है, 19.5% फूड इन्फ्लेशन है रूरल एरियाज में अभी भी, वो आपका कमाल है. तो भाई आपका कमाल है तो आप पहले महीने से करते, आप 6 महीने से करते. प्राइम मिनिस्टर को आप खुद, मेहर आप मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर बोलते हुए आपने संजीदगी से कब शुरू हुआ है? जब जनवरी की फिगर्स आई हैं और तबाही की तरफ पाकिस्तान जा रहा था, फिर जाके उन्होंने ये फैसला किया. वो कहते हैं कि मैं गैस की प्राइस नहीं बढ़ने दूंगा. हम 1.5 साल से कह रहे थे कि आप गैस की प्राइस ना बढ़ाएं. ये कहते हैं मैं टैक्सेस और नहीं लगाऊंगा. आपने 750 बिलियन रुपए अच्छा, के मुझे टैक्सेस प्रॉब्लम्स ना बताएं, मुझे बताएं व्हाट डिड दे डू रॉन्ग, सोल्यूशन क्या है अभी? ये बताएं ना, यू अंडरस्टैंड ना. हाँ, मैं बता, सोल्यूशन बताएं मुझे. अब मैं तो बहुत ही सिंपल एंड ऑफ कोर्स, और या बड़ा सिंपल, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है हुकूमत में. मैं क्या समझता हूं, आप बताएं ना, आप बहुत लायक हैं. पाकिस्तान फुटबॉल में 200 नंबर है, 200th रैंक है. अभी आप ब्राजीलियंस को कहें जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं कि ब्राजीलियंस प्लीज पाकिस्तान को बताएं फुटबॉल में वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं. भाई कैपेसिटी ही नहीं है. क्या सोल्यूशन बताएं? जब हम बता रहे तो है ना, तो आप बता दें एज ऑफ राइट नाउ, इफ द गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू यू, व्हाट वाज द फर्स्ट 5 स्टेप्स यू वुड टेक? द फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी, द फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा 4% था 4 साल पहले. आज के दिन जुबैर साहब, आज के दिन पहले 5 इकदाम आप कौन से उठाएंगे? और इसलिए मैं आपसे सियासी रेटरिक पूछ ही नहीं रही कि इमरान खान साहब कहते हैं कि चोरों को लंदन नहीं भागना पड़ता है. पहली चीज तो ये है कि जो इन्होंने डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट्स डबल किए थे, उसमें बतदरीज कमी करना शुरू करें. नंबर 1, ठीक है. नंबर 1. दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने टैक्स लादे थे, तो FBR इस वक्त FBR का चेयरमैन नहीं है. अब आप मुझे कह रही है कि सोल्यूशन बताएं. पिछले साल अप्रैल में FBR का चेयरमैन निकाल दिया था. इस साल अभी हम बैठे, सबसे क्रूशल मंथ्स चल रहे हैं, FBR का चेयरमैन नहीं है, BOI का चेयरमैन नहीं है. तो आप कह रही है मेरे से सोल्यूशन बताएं. पहले टीम सिलेक्शन तो कर लें. मैंने तो कह दिया ना. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि टैक्सेस में आपने एक बात की, सबसे इंटरेस्ट रेट्स कम करो. सेकंड, दूसरी चीज ये है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी 500 बिलियन एक्स्ट्रा इन्होंने पिछले 1.5 साल में लिए ना. 500 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में 500 बिलियन अवाम की जेबों से निकाला है, और उधर 800 बिलियन गर्दजी कर्जा बढ़ा दिया. एक तरफ कहते हैं तो अपने जो देखें, इसका कोई नियम बदल नहीं होता. प्राइवेटाइज कर देते डिस्कोर्स को. आपने कौन सी मैनेजमेंट बेहतर की? आपने पावर हाउसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स किए, बट नो सर, मैं आई वाज देयर. नवाज शरीफ साहब ने हक के बाद पहली दफा महंगाई की सुन तो लीजिए. 2 इंडिकेटर्स थे सबसे जबरदस्त. एक सेकंड, बिजली. नाउ डोंट गो ऑन टू समथिंग एल्स. नो, बिजली हमने मुहैया की है.
آج آپ بجلی کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہولز تھے سسٹم کے اندر. پہلی چیز نواز شریف صاحب نے آ کر ہمیں بلا کے یہ کہا تھا کہ میں نے پرائیویٹائز کرنا ہے ڈسکوز کو, یہ چوریاں ختم کرنی ہے, میں نے یہ پورا CEOs لگانے ہیں, زبردست بندے لگانے ہیں ان کو. لائک یو گائز ڈیڈ نن آف دیٹ نا. چلے نہیں کیا. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا بالکل, میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا اینڈ آئی ٹیک فل ریسپانسبلٹی فار دیٹ, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو بہتری چاہے بجلی کے اس میں دیکھیں نا, بجلی آنا سب سے بڑا پرابلم تھا. اس سے اکنامک بینیفٹ جو ہوتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. انڈسٹری کو بجلی مل رہی ہے یا نہیں؟ 2013 میں بجلی نہیں مل رہی تھی. ایک بڑے سمپل سی بات ہے. LNG بنا کے گئے ہیں آپ لوگوں کے ستیہ ناس ہو گیا. اگر ستیہ ناس ہو گیا, اگر ستیہ ناس, آج کیا کہہ نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب نے ایک میں جواب دے دوں, اگر ستیہ ناس ہو گیا ہمارے بجلی کے کارخانے, LNG یہ تو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, یہ تو کمانے جا رہے ہوں. اسی بجلی کے کارخانوں سے جو ہم نے لگائے تھے اس سے یہ $2.5 بلین کا بیچنے جا رہے ہیں. اگر مہنگے تھے تو یہ بک کیسے رہے ہیں؟ 12 کنٹری سے بولیاں آئی ہیں انہی بجلی کے کارخانوں کی LNG پر. Where's the truth? دیکھیے بجلی کے سیکٹر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کا الزام PMLN کے اوپر ڈالنا درست ہے, ضروری ہے. ضروری ہے. 2 یا 3 بڑے فیکٹرز ہیں. جس طرح ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا ایک بہت بڑی وجہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ بالکل 100% ٹھیک کہا. انہوں نے کہا کہ بڑے مہنگے کانٹریکٹ کیے گئے نجی بجلی گھروں سے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آج جو کاسٹ کر رہی ہے ہمیں بجلی وہ کوئی 14.5 سینٹ کی کر رہی ہے اور دنیا بھر میں 7-7.5 سینٹ کی بجلی بک رہی ہے. لیکن یہ 1/3 جواب ہے جو آج وزیر اعظم صاحب نے دیا. دوسرے جو 2 جواب ہیں جو پلرز ہیں ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی 82% ریکوری ریٹ ہے. یعنی کہ آپ 100 یونٹ کسی کو دیتے ہیں, آپ کو 82 یونٹ کے پیسے واپس ملتے ہیں. تو اس میں یہ کام تو یہ کر سکتے ہیں, یہ کام ان کو کرنا چاہیے. لگا دی جیسی بھی لگائی, مہیا کر دی, اب آپ سسٹم درست کر دیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو لائن لاسز تھے, یعنی کہ آپ دیکھیے سکھر میں 35% چوری ہو رہی, پشاور میں 32% چوری ہو رہی, لاہور میں سب سے کم ہے 14% پہ آ رہے ہیں. یہ چوری کو روکنا تو PTI کا کام تھا. یہ ان کے دوران بھی چوری ہوتی رہی, PMLN کے دوران. تو یہ 3 ایکچولی کنٹریبیوٹرز ہیں ہمارے جو بجلی کے سیکٹر کو تباہ کرنے والے. ایک مہنگی بجلی جس کا الزام آپ 100% PMLN کے اوپر ڈال سکتے ہیں, اور 2 باقی ایلیمنٹس جو ہیں وہ اصلاحات کے وعدے کیے گئے تھے PTI. ٹھیک ہے, مجھے اندلیب صاحب بتائیے گا, یہ تو جو آپ کے کرنے والے کام ہیں وہ تو کیے جا سکتے ہیں نا, نہ کہ ہر تقریر کے اندر اپوزیشن بیشنگ, نواز بیشنگ شروع ہو جائے. آج بھی پوری تقریر کے اندر ضرورت کیا تھی کہنے کی کہ اگر چور نہ ہوتے باہر نہ بھاگتے. آئی مین انسٹیڈ آف ایکچولی فوکسنگ آن یہ, آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ گورننس, لیک آف گورننس کو جواز فراہم کر رہے ہیں, کور اپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جب اتنے بڑے لاسز ہوں تو لاس ریڈکشن جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک ڈائریکشن کو بتاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں آپ سارے کہہ رہے تھے کہ جی 20% پہ چلی جائے گی مہنگائی, 14.6 سے 12% پہ آ گئی, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے تھے ڈالر 200 روپے پہ جائے گا, ڈالر 156 پہ ہے, اور ابھی اتار چڑھاؤ رہے گا بیکاز آف دی گلوبل مارکیٹس. جیسے اسٹاک مارکیٹ کہا کہ جی کریش ہو جائے گی, اسٹاک مارکیٹ کریش بھی ہوئی, اوپر بھی آئی. یہ بھی کہا کہ جی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں بڑھیں گی. پہلی دفعہ دیکھیں, اور آپ پورے ریجن کو دیکھ لیں, پورے پچھلے سال کے پاکستان کی ایکسپورٹس 3.1 اوور ایئر بڑھی. بنگلہ دیش وچ از این ایکسپورٹنگ جائنٹ, اس کی کم ہوئی, انڈیا کی کم ہوئی, سارے ریجن کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں ایک سال میں. پاکستان کی بڑی ہے, ڈائریکشن صحیح ہے, 3.1% سے بہت زیادہ بڑھیں گی انشاءاللہ, وہ بڑھیں گی. جہاں تک سیکولر ڈیٹ کا تعلق ہے, سیکولر ڈیٹ 38 بلین پر منتھ پہ آ رہا تھا جب ہم نے لیا, اب 12 بلین پر منتھ. آئی تھنک اس کے اوپر کنفیوژن ہے اندلیب صاحبہ. یو گائز, میں بتاتی ہوں آپ کو, بیکاز خسرو بختیار says another thing, نیپرا چیئرمین says another thing, so right, I mean there is confusion of numbers. وہ کہہ رہی ہوں جو نیشنل اسمبلی میں بولی نہیں, بڑی غلط باتیں کی انہوں نے, میں ایک دفعہ نہیں بولی بیچ میں. نہیں, بٹ ایک بتا دیں درستگی کر رہے ہیں ریکارڈ. I could have said کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. میں بالکل نہیں بولی. تو اگر انہوں نے بولنا ہے, I would not like to interfere. Once you complete system, then I. آپ ڈس ایگری کریں, میرے فگرز کو چیلنج کریں, جو مرضی کریں. آپ کے پاس کوئی خبر ہے کیبنٹ ریشفل کا؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے خسرو بختیار از واکنگ آؤٹ اینڈ ابھی گاپا از آلسو واکنگ آؤٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یو نو آئی ایم سرپرائزڈ دیٹ انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ دا فیکٹ کہ اگر کوئی ہمیں لگ رہا ہے
کہ ہم ساری عمر کے لیے ایک پورا خاندان کنبا لے کے نہیں آئے, چاہے وہ پرفارم کرے نہ کرے. اگر جو بھی بندہ ہے نہیں پرفارم کر رہا یا جو بھی ہے تو ہم چینج کریں گے. یو شوڈ اپریشیٹ دس. ابھی دیکھیں بریکسٹ کے اوپر 41 منسٹرز ور ککڈ آؤٹ ان 1.5 year. یہاں آپ نے کہا جمہوریت, واہ واہ جی 41 منسٹرز چینج ہوئے. Yeah, they also change prime ministers when they don't agree with their policy. Right, absolutely. عمران خان کے علاوہ کوئی اور پی ٹی آئی سے پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ بن سکتا ہے. کیوں نہیں بنے گا بتائیں مجھے. اچھا چلیں, زبردست بات ہے. کچھ آپ لوگوں کا تو اپوزیشن لیڈر صرف شہباز شریف یا حمزہ شہباز بن سکتا ہے. And are they coming back? By the way, میرا ٹائم ختم ہو سلیمان گیا نے ہے. تو نہیں بننا نا. 7 نمبر بس پہ کسے بٹھائیں گے سر؟ اعجاز شاہ نے مجھے کہا تھا کوئی سوچے گا بھی عمران خان کی جگہ پی ایم بننا پی ٹی آئی سے. نہیں 4 نمبر بس سے بٹھائیں گے, 7 ابھی تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں عمران کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کہہ رہی ہیں. اچھا چلیں, شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس سر؟ شہباز شریف شوڈ کم بیک. اوکے, شوڈ ہاں تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں, وہ کیا کہنا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اور کیا کہوں. which means that he doesn't want to come back. No. نہیں. چلے میرا وقت ختم ہو گیا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ گرمیاں ہمارے لیے بھاری تو نہیں ہوں گی ان ٹرمز آف بجلی لوڈ شیڈنگ قیمتیں, یا اب آپ کو لگ رہے ہیں آئل پرائسز کے بعد سکون ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک موقع بہت اچھا ہے خدا کا دیا ہوا, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب ایک تیر سے 2 شکار کر سکتے ہیں. ان کی مقبولیت بالکل گری ہے, مہنگائی کی وجہ سے گری ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, اور اب اگر وہ پاس آن کرتے ہیں جو خدا نے ان کو تحفہ دیا ہے تو وہ ایک تیر سے اپنی مقبولیت بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ملک کی بہت معیشت بہت بھی. شکریہ. اور میں کہوں گی بلکہ ایک تیر سے 3 شکار بھی کر سکتے ہیں اگر پارلیمان آنا شروع ہو جائیں تو پھر قائد حزب اختلاف کی عدم موجودگی اتنی کھٹکے نہ, کیونکہ پھر لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.